Delhi's Jawaharlal Nehru University was in the news again for the wrong reasons. This after anti-Hindu slurs, specifically targeting Brahmin and Banyas, was splashed across walls in the campus. Not only were the slogans derogatory, the graffiti also threatened those from the two castes to leave the campus, warning of bloodshed and revenge. One of the professors who was victim of this hate has called it a deeper malaise and ideological war where the left ideology has captured JNU and is now propagating visceral hate against a few castes. However, right now the bigger question also is that at a time when we are told that India is a fascist state where hate speech is rampant, this targeting of specific communities, of specific castes, only because they happen to be higher castes, will this also be labeled as hate speech? We spoke to scriptwriter and poet Manoj Muntashir a while ago. मनोज मुंतशिर जी, आज टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर आपकी कलम चली है और आपने तो ब्राह्मणों के योगदान की गिनती भी आज करा दी, लेकिन देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में दीवार पर लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे मैं ऐसे देखता हूं नविका जी कि 1940 के आसपास जो जर्मनी में यहूदियों की हालत रही होगी या जर्मनी में यहूदी होना कैसा रहा होगा हिटलर के शासनकाल में या 1940 के आसपास, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। हमारी पहचान पे संकट है, हमारे अस्तित्व पे संकट है और हमसे बार बार यह अपेक्षा की जाती है कि हमें देश के बाहर खदेड़ दिया जाए, हमें तिरस्कृत कर दिया जाए, हमें अपमानित कर दिया जाए और हम चुपचाप सहिष्णु टॉलरेंट होकर सब कुछ सुनते रहें, सहते रहें, क्योंकि यही हमने जीवन भर किया है। हमें कुछ और करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुंतशिर जी, ये तो बाहर से किसी ने आके लिखा नहीं, ये तो हमारे अंदर के भीतर के लोग हैं जो लिख रहे हैं। कभी ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। मैं खुद जातिवाद के खिलाफ हूं। जातियां हट जानी चाहिए, आपस में लोगों के बीच की दीवारें हट जानी चाहिए, लेकिन जातियों में से सिर्फ दो जातियों को चुनना, एक जाति को चुनना, क्या यह सही है? देखिए, जातिवाद के विरुद्ध हम सब हैं, हम सब राष्ट्रवाद के साथ हैं। ये बात मैं 100 बार कह चुका हूं कि मैं राष्ट्रवाद के साथ हूं, जातिवाद के नहीं। लेकिन कौन सा ब्राह्मण अपनी जेब में जाति का सर्टिफिकेट लेके घूमता है? तो किसी भी ब्राह्मण पे या किसी भी सवर्ण पे हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारी मुश्किल यह है कि जो लिबरल्स हैं, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कूल साबित करने के लिए अपने आप को, वो SC ST की बात करेंगे, OBC की बात करेंगे, फेमिनिज्म की बात करेंगे, लेकिन कभी सवर्णों के हक की बात आ जाए, कभी ब्राह्मणों पे बात आ जाए तो उनको पेट में दर्द होने लगता है, उनको तकलीफ होने लगती है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर जातिवाचक संज्ञा हमें दी जाती है, अगर हमें जाति के आधार पर बाहर खदेड़ने की बात की जाती है और अगर हम आत्मरक्षा में कोई बात कहते हैं तो हम ही जातिवादी हो गए। जबरा मारे रोने न दे, मैंने तो आवाज नहीं उठाई, मैंने तो उन दीवारों पर जाके कुछ नहीं लिखा, लेकिन मुझसे उम्मीद क्या की जाती है कि मैं अपनी आत्मरक्षा में, मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा में कुछ बोलूं भी नहीं। ये तो बहुत फासिज्म है, बहुत बड़ा, और मुझे लगता है ये किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी भारतीय को ये स्वीकार नहीं होगा। लेकिन मनोज मुंतशिर जी, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कौन लोग हैं जो आज भी इस कास्टिज्म को, इस जातिवाद का जहर फैला रहे हैं? जातिवाद का विरोध जरूर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, यादववाद, कुर्मीवाद, हर चीज का विरोध होना चाहिए। यहां एक जाति को चुना चाहता है और आप कह रहे हैं ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं? ये मैं अपनी बातें कभी, आप जानती हैं कि मैं अपने शब्द मिन्स नहीं करता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये इंटेलेक्चुअल्स का चेहरा मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ये वामपंथी सोच, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो एक तरफ तो ये आडंबर, ये ढकोसला करते हैं कि ये जातिवाद में, जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते और दूसरी तरफ जाति के आधार पर ही दूसरों को टारगेट करते हैं। JNU किससे भरा पड़ा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा नविका जी। नहीं, JNU में ही क्यों ऐसा होता है?
ये भी एक सोचने की बात है। जेएनयू में ही होता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू में ही होता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, आज जेएनयू में ही जातिवाद की इस तरह की बात क्यों? जेएनयू की जो विचारधारा रही है और जेएनयू में जिस तरह की विचारधारा पनपती रही है, जहां के रावण की पूजा की जाती है, हमने देखा है, जहां के अफजल गुरु के लिए नारे लगाए जाते हैं, जहां एक विशेष वर्ग को शांतिदूत माना जाता है, जहां कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए, जहां असम को भारत से अलग करने के लिए बातें होती हैं, बड़े बड़े लेवल पे होती हैं, तो ये एक सोच है जो वहां पनप रही है। और पता नहीं एज ए सिस्टम, हमने जो एक लाइन सुनी है ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, तो सच ये है कि वाकई सिस्टम उनका है और अब तक हम उस सिस्टम से लड़ नहीं पाए हैं। वो सिस्टम जो भारत को खोखला कर रहा है, वो सिस्टम जो भारत को हर दिन टुकड़ों में बांट रहा है, उस सिस्टम का मुकाबला करने में हम अब तक नाकाम रहे हैं। तो और ऊपर से जो केंद्र में सरकार है, कभी कभी आक्षेप ये लगता है, इल्जाम ये लगता है कि भाई सरकार तो बहुत हैवी हैंडेड तरीके से सबसे पेश आ रही है। मैं समझता हूं सरकार को हैवी हैंडेड तरीके से पेश आना चाहिए, अब तक तो नहीं आई है। सरकार कब जागेगी और इस पर अंकुश लगाएगी? जेएनयू पे यह प्रतिबंध कब लगेगा, मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं। हमें और किस बात का इंतजार है? तो आप कह रहे हैं कि इतना डिक्टेटोरियल रेजीम कहा जाता है, हिटलर कहा जाता है इस रेजीम को, आप कह रहे हैं कि उन्हें और सख्त होने की जरूरत है। आपको डर नहीं लगता? क्योंकि आजकल सारे वॉर्स जो हैं वो तो सोशल मीडिया पे लड़े जाते हैं, आप ट्रोल होंगे, आपको एक्सट्रीम राइट विंग कहा जाएगा और आपको पता नहीं क्या क्या उपाधियां दी जाएंगी। दी जाती हैं, दी जा रही हैं, लेकिन बात तो वही है ना कि अगर मैं भी डर गया तो कितनी आवाजें हैं इस देश में, कितने लोग हैं जो ये हिम्मत करके आगे आके बोलते हैं। मैं अगर एक आवाज है जो करोड़ों के लिए, और आज अगर मैं कहूं तो 10% ब्राह्मणों के लिए अगर एक आवाज उठ रही है तो वो आवाज निर्भीक होनी चाहिए, उस आवाज में डर नहीं होना चाहिए। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं ये बात जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। मैं ये भी जानता हूं कि मैं इस देश को एक सूत्र में पिरोने की बात कर रहा हूं। मेरी भाषा में, मेरी विचारधारा में कोई विखंडन नहीं है, कोई टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो ब्राह्मण जो भारतवर्ष का मस्तक रहा है, उसको आप मान देना, सम्मान देना, उसके योगदान को एक्नॉलेज करना कब शुरू करेंगे? और आप होते कौन है हमें देश के बाहर खदेड़ने वाले? आप हैं कौन? ब्राह्मण को खदेड़ दीजिए, वैश्य को खदेड़ दीजिए, सवर्णों को खदेड़ दीजिए, कौन रहेगा यहां? है किसका भारत? नहीं, ये जो सेक्युलर माइंडसेट है, ये कभी सनातन धर्म, कभी ब्राह्मणों को भारत छोड़ने की बात करता है। ये क्या वन साइडेड है? ये वन साइडेड नहीं तो और क्या है? एक तो जब आप ये सेकुलर शब्द आता है मेरे सामने, तो मैं समझाना चाहता हूं आपके जरिए जो लोग सुन रहे हैं कि सेकुलर होना मेरा और आपका काम नहीं है, सेकुलर होना सरकार का काम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सरकार कोई नीति बनाए तो सेकुलर होकर बनाए। सरकार को पता होना चाहिए कि इस नीति का लाभ सबको मिलना चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं सेकुलर नहीं हूं। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, मेरी अपनी परिपाटी है, मेरे अपने तौर तरीके हैं, मैं वैसे जीना चाहता हूं। कैन दैट बी हेल्ड अगेंस्ट यू? क्या ये आपके खिलाफ होल्ड किया जा सकता है? और आपको लग रहा है मैं फिर भी डर जाऊंगा? प्लीज, everyone who is listening to me on your channel is welcome to hold it against me. I am not a secular, and I'm very clear on this. And I don't believe in secularism. Secularism is the virtue, is the call of the state, is the call of the government. Secularism is not the call of the individual. I am an individual. I have got every right to practice my religion in the best possible way. मनोज मुंतशिर जी, आपने देखा कि सर तन से जुदा के कैसा शोर हुआ। बहुत जगह ये आवाजें उठी और उसके बाद कन्हैया लाल, उमेश कोले, तमाम लोगों के साथ क्या हुआ वो इस देश ने देखा है। लेकिन ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि दीवारों पे लिखा जाए कि इस देश में कट्टरवाद खत्म करो, चाहे वो एक धर्म का हो या दूसरे धर्म का हो, लेकिन कट्टरवाद खत्म होना चाहिए। ऐसी बातें क्यों नहीं दीवारों पे लिखी जाती?
देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। जब आप कट्टरवाद की बात करती हैं तो कम से कम मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी विनम्रता से आपसे यह बात कह रहा हूं कि आप हिंदुओं को इस ब्रैकेट से निकाल दें। हिंदू कट्टर नहीं होता है। कट्टर हिंदू जैसा शब्द होता ही नहीं है। इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। वो हिंदू जिसकी प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका जीवन कल्याणकारी हो, वो कहां से कट्टर होगा? वो हिंदू जो सर्वधर्म संभाव की भावना अपनी रगों में लेके पैदा होता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो जन कल्याण की बात करता है, वो कट्टर कैसे हो सकता है? तो ये कट्टरवाद, दो तरह की विचारधाराएं हैं देखिए इस पूरी दुनिया में, और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा यह है कि देखो, मेरा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, इसका भी सही है, उसका भी सही है। एक विचारधारा यह है जो कि सनातन की हिंदू की विचारधारा है। दूसरी विचारधारा यह है कि सिर्फ मेरा सही है, बाकी सबका गलत है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहां से पैदा हो रहा है? लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, विद्वेष कहां से पैदा हो रहा है? इस विचारधारा से कि सब सही है, या नहीं सिर्फ मेरा सही है, बाकी सब गलत है। बहुत कॉमन सेंस की बात है नविका जी। इस पे हम क्या बहस करें, और हम क्यों लोगों का प्राइम टाइम में समय बर्बाद करें इस बात पे? मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि फिर कुछ लोग आ जाएंगे ये कहने के लिए कि आज इस्लाम खतरे में है, आज भारत खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है। इन लोगों को आप क्या कहेंगे? इन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीयता के साथ जिए आप। जो भारत है, जो भारत की अवधारणा है, जो भारत के खिलाफ है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, उसको जब तक आप व्यक्तिगत तौर पे अपने खिलाफ नहीं मानेंगे, तब तक आप भारतीय होने की शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। एक नीला पासपोर्ट अपने लॉकर में रखने से, अपने बैग में टिका लेने से आप भारतीय नहीं हो जाते। आप भारतीयता को कितना समझते हैं? हमारा लाखों वर्षों का इतिहास रहा है। जब आप उसको झुठलाना शुरू करते हैं, जब आप हमें यह बताते हैं कि नहीं, बस कहानी तो अभी शुरू हुई है, कुछ 1000 साल पहले, 700 साल पहले, तो आप उस वक्त भारतीयता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपको यह बात समझनी होगी कि ये देश हम सबका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके मूल निवासी थे। फिर यहां कुछ लोग आए जो हमसे जुड़ते गए, उनका स्वागत है। हम उनको अपने साथ रहने के लिए बाकायदा खुली बाहों से और खुले मन से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम अपनी गर्दन कटा के, हम अपने आप को कुर्बान करके, हम अपने आप को बलि का बकरा बना के तो आपसे मोहब्बत नहीं कर सकते। हमें मौका तो दीजिए आपसे प्यार करने का। जो गलत है उसके खिलाफ आप आवाज तो उठाइए। अब ये जो चीज आई है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिखे गए, जो दीवारें पोत दी गई हैं, मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ जो आवाजें उठें वो मेरे मुसलमान भाइयों की भी हों। वो भी आगे आए और बोले गलत बात है। आप किसी को नहीं कह सकते उस देश के बाहर जाने के लिए। जब राहत इंदौरी कुछ बरस पहले एक शेर पढ़ते हैं मुशायरे में कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सीधे सीधे टारगेट करते हैं एक ग्रुप को, उस वक्त बड़ी तालियां बजती हैं, बड़ी वाहवाहियां कि भाई बड़ी अच्छी बात कह दी। तो क्या इस मिट्टी में ब्राह्मणों का खून शामिल नहीं है? मंगल पांडे ब्राह्मण नहीं थे, कैप्टन मनोज पांडे ब्राह्मण नहीं थे, वीर सावरकर ब्राह्मण नहीं थे, तात्या टोपे ब्राह्मण नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण नहीं थी, ये सब ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन अब तक ये तो पता चल नहीं पाया कि ये लिखा किसने दीवारों पर। और कुछ लोगों का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहता है कि ये जानबूझकर लिखा गया क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में पोलराइजेशन जरूरी है, इसीलिए शायद कुछ राइट विंगर्स ने ही ये जाके लिख दिया ताकि अटेंशन मिल सके। आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? आपको लगता है कि जो बिल्कुल निर्बाध गति से जो विचारधारा विजयी हो रही है उसको इन झूठे षड्यंत्रों की जरूरत है, उसको इन चीप सस्ती हरकतों की जरूरत है? तो मैं जेएनयू पर दोबारा लौटती हूं और यह भी पूछना चाहती हूं कि एक पूर्व छात्रा रही हैं जेएनयू से, जिनका नाम है स्वरा भास्कर, एक्टर भी हैं, आपकी दुनिया से भी हैं। अभी उनका एक वीडियो मैं देख रही थी जहां वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में है।
उनकी इच्छा है और उन्हें पूरी आजादी है, किसी के साथ चलें किसी के साथ हों, लेकिन जब वो चलती हैं तो ट्रोल नहीं होती। लेकिन अगर कोई इस तरफ आ जाए, राइट विंग बीजेपी की तरफ आ जाए, तो तूफान सा खड़ा हो जाता है, गर्दा उठने लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे अंदर एकता की कमी तो है, ये तो हम अपनी कमजोरी मानते हैं। ये जो दूसरी तरफ के लोग हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए जब मैं इनको दूसरी तरफ का कहता हूं। सच तो ये है कि कोई किसी तरफ नहीं है, हम सबको भारत की तरफ होना चाहिए, लेकिन अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि हां ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है। ये दूसरी तरफ के लोग काफी संगठित हैं, और जो हम इस तरफ खड़े हुए हैं, हम शायद परवाह ही नहीं करते। हम हमेशा से बेपरवाह रहे हैं, हम आज भी बेपरवाह हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों ने आवाज उठाई, ये जो ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए, कितने लोगों ने आवाज उठाई? चुप हैं आप, चुप हैं आप, चुप रहने का परिणाम देख चुके हैं। आप कश्मीर में चुप रहे, आप वहां से खदेड़ दिए गए। आप चाहते हैं कि दिल्ली कश्मीर बन जाए, और यह होगा। अगर आपको लग रहा है कि आज नहीं होगा, तो कल जरूर होगा यह चीज। आप हर उस जगह से खदेड़े जाएंगे जहां अपने स्वाभिमान के लिए, जहां अपनी आत्मरक्षा के लिए आप उठ नहीं खड़े होंगे। और मैं संवैधानिक तरीके से आत्मरक्षा की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भाले त्रिशूल उठा के, तलवारें उठा के मैदान में आ जाओ। संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम अपने तरीके से हम इस देश में रह सकें। हमें निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं, मैं अपने ब्राह्मण मित्रों से, भाइयों से, परिवार वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप कब जागेंगे? आप कब इन बातों के विरुद्ध, जो कि एक छोटा सा बीज होता है अंकुरित होता हुआ, आप सोचते हैं किसी सरफिरे ने बोल दिया, जाने दो क्या फर्क पड़ता है, दो चार लोगों ने लिख दिया होगा। अगर यह बात उठनी शुरू हुई है तो याद रखिए कि दूर तक जाएगी। यह इतिहास बताता है, 100 बार हम पहले हिस्ट्री में देख चुके हैं, लेकिन हम जागने से इनकार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ के लोग ज्यादा संगठित हैं, मुट्ठी भर हैं, बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं ज्यादा संगठित हैं, हमसे ज्यादा संगठित हैं। जाने से पहले बस आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि एक जूरी मेंबर, इंटरनेशनल जूरी मेंबर भारत के फिल्म फेस्टिवल में आकर ये कह के गए कि कश्मीर फाइल्स वल्गर प्रोपेगेंडा की फिल्म है। इसे आप क्या कहेंगे? मूर्खता, इग्नोरेंस, एक घटिया स्टेटमेंट। और ये आदमी कौन है? ये वो आदमी है जो खुद अपने देश में फिलिस्तीनियों के साथ है। और फिर भी देखें कि जो हम पे डिक्टेटरशिप का इल्जाम लगाते हैं, जो हमारी माननीय सरकार पे इल्जाम लगाते हैं कि भाई सरकार तो जो है वो डेमोक्रेसी को ही किल कर रही है, फिर भी इतनी एक गलत बात कहने के बावजूद हमने अपने मेहमान का प्रॉपर स्वागत किया, सत्कार किया और पूरी सुरक्षा के साथ उनको विदा किया, उनका ध्यान रखा, उनका ख्याल रखा। तो ये सब बातें समझने वाली हैं कि एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस माहौल पे अगर हम इसका शिकार होते चले गए तो फिर तो कोई इसका अंत है नहीं, और हम पता नहीं कहां जाके रुकेंगे। और बॉलीवुड के अंदर कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। कश्मीर फाइल्स मेरे लिए एक ट्रूथ है। कश्मीर फाइल्स मेरे लिए एक सही नैरेटिव है। कश्मीर फाइल्स वो कहानी है जो बहुत पहले दिखाई जानी थी। मुझे लगता है अगर विवेक अग्निहोत्री से कोई गलती हुई है तो इतनी हुई है कि यह कहानी देर से दिखाई, पहले दिखा देनी थी। तो मनोज मुंतशिर जी, क्या ये जंग बॉलीवुड के अंदर भी जारी है, और क्या इसमें आपको सफलता मिल रही है इस जंग में जीतने की, या थोड़े अकेले ही हैं? मुझे बहुत दुख होता है जब मैं रोज वो हैशटैग्स ट्रेंड होते हुए देखता हूं नविका जी, बाइकॉट बॉलीवुड। बहुत दुख होता है। ये इंडस्ट्री मेरी रोजी रोटी का इंतजाम करती है, ये इंडस्ट्री मेरी गाड़ी में पेट्रोल पहुंचाती है, ये इंडस्ट्री मेरे बच्चे की स्कूल फीस भरती है, ये इंडस्ट्री मेरे मुंह को निवाला देती है, मेरे पेट को चारा देती है, मुझे रोटी देती है। इस इंडस्ट्री के लिए जब ऐसे हैशटैग देखता हूं ना, बाइकॉट बॉलीवुड, दुख होता है। लेकिन साथ ही मुझे यह भी पता है कि ये हैशटैग्स इतने बेबुनियाद नहीं है। अगर ये इंडस्ट्री ऋचा चड्ढा, जो कि गलवान में शहीद बलिदान हुए फौजियों का अनादर करने वाली एक एक्टर, अगर उसका बाइकआउट नहीं कर सकती, अगर ये इंडस्ट्री स्वरा भास्कर का बाइकआउट नहीं कर सकती, जिसने सीएए जैसे एक मुद्दे पे पूरे देश को भड़का दिया। 2 पन्ने नहीं पढ़े कभी स्वरा भास्कर ने सीएए के। मैंने न्यूज चैनल्स पे देखा, पूछा गया कि सीएए है क्या, इसमें क्लॉज क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन आग लगा दी, भड़का दिया, दंगे करवा दिए। अगर ऐसे लोगों को ये इंडस्ट्री बाइकआउट नहीं करती है तो इस इंडस्ट्री का बाइकआउट करने वाले ज्यादा गलत नहीं है, वो ठीक ही कर रहे हैं।
मनोज मुंतशिर जी, आपसे जब भी बात करते हैं तो यूं लगता है कि बस बात चलती रहे चलती रहे चलती रहे, पर आज बस इतना ही। आपने हमारे साथ हमेशा की तरह खुले दिल से और निर्भीक होके जो सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूं फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे और फिर दर्शकों की आंखों को भी खोलेंगे और वो जो कारवां बनाना है वो भी बनेगा। नमस्कार। आभार। धन्यवाद।